व्यक्ति को ये एक क्वालिटी रहने में। बिल्कुल, ये बहुत ही मार्मिक कहानी आपने सुनाई कि लोग अपने नाते रिश्तेदार बीमार रहते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं कि हमें एक अवार्ड लेने जाना है, और जाहिर तौर पर छोटे मोटे अवार्ड नहीं होंगे जब इनको मिल रहा होगा, लेकिन चूंकि इनके पेट डॉग बीमार थे, प्यारे कुत्ते बीमार थे, उनको ही देखभाल के लिए वो रह गए, वो नहीं गए अवार्ड लेने के लिए। वाकई बहुत कम लोगों में इस तरह की मानवता देखने को मिलती है। अमिताभ कांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, G20 के शेरपा हैं। अमिताभ कांत साहब, आप सरकार में अलग अलग पदों पर रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसी भी नीतियाँ बनाएं जो रतन टाटा के दिल के करीब भी रही, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हो, स्टार्टअप को लेकर हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका सबसे पहला इंटरेक्शन कैसा रहा रतन टाटा साहब के साथ? मेरा पहला इंटरेक्शन जब मैं केरल सरकार में टूरिज्म सचिव था, मैं बहुत यंग ऑफिसर था, उस समय मेरी पहली मुलाकात हुई। और जब हम गॉड जोन कंट्री कर रहे थे तो हमारे कई होटल्स थे, जिसमें से 7 होटल्स ताज के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर किया था, और रतन टाटा जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और लगातार उनसे मुलाकात होती रही। फिर मैं जब भारत सरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री में आया तब मुलाकात हुई। फिर जब मैंने एक इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांडिंग स्टोरी लिखी तो उसका रिलीज उन्होंने ताज होटल मुंबई में खुद किया था, और बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच वहाँ दी थी उसके टूरिज्म के रोल पे। और मेरे तब से उनसे जान पहचान रही, और उसके बाद मैं लगातार उनसे मिलता रहा। जब मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सचिव था और उसके बाद जब मैं सीओ नीति आयोग रहा, तो मेरी लगातार मुलाकातें उनसे होती रहीं। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ूँ, एक सवाल मैं कपूर साहब से लेना चाहूँगा, संजीव कपूर साहब से। चूँकि आमतौर पे लोग जानते हैं आप बहुत ही जाने माने शेफ़ हैं, तो पहला सवाल तो मेरे मन में यही उठा कि शेफ़ होने के नाते कभी आपकी बातचीत हुई क्या रतन टाटा साहब से? देखिए, रतन टाटा जी के साथ में जो मेरी पहली मुलाकात अगर मैं कहूँ, वो उस समय हुई जब मैं बहुत एक ऐसे जंजाल में फंसा हुआ था कि मैंने शो अपना शुरू कर दिया था, पॉपुलर होना शुरू हो गया था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी गाड़ी में बैठना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में मेरी दूर से मैं कहूँगा मुलाकात हुई यूएस क्लब के अंदर। मैंने एक शख्स देखा जो एक बेंच के ऊपर बैठा कुत्ते के साथ में खेल रहा है। मुझे नहीं पता था कि कुत्ता उनका है या किसी का है, और बहुत सहजता के साथ बैठे हुए बड़े प्यार से वहां पे थे। आसपास उनके कोई नहीं था। उस समय तक वो चेयरमैन बन चुके थे टाटा ग्रुप के, और कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तब मैंने सोचा कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहिए। तो मेरी जो पहली सीख रही, मैं कहूं खाने से ज्यादा जिंदगी की सीख जो है कि आपको अगर आपको बड़ा होना है तो बड़ा होने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ेगी, आपको बड़प्पन सीखना पड़ेगा, आपको सादगी सीखनी पड़ेगी, सहजता सीखनी पड़ेगी। और वो एक मैं कहूँगा कि 5 मिनट के दर्शन में मुझे ये समझ आ गया, क्योंकि मेरे पिताजी ये शब्द संजीव कपूर साहब, ये शब्द संजीव कपूर साहब बहुत बड़ी बात आपने कह दी। उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ आपने उनको बेंच पे बैठे देखा और सिर्फ दर्शन मात्र से आपको लग गया कि नहीं, हमारे अंदर जो भी दुविधा है वो सारी दुविधा दूर हो रही है। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत काफी जल्दी हो गया था, तो उसके बाद में मुझे बहुत सारे ऐसी चीजें थी। सिद्धांतों की बात सालवे साहब ने कही। मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि ज्यादातर के पिताजी हमेशा सिद्धांतवादी रहे हैं, ऐसा बच्चों को हमेशा लगता है। क्योंकि जल्दी खो दिया तो मैंने हमेशा देखा, सालों साल ये देखा रतन टाटा जी को, कि जो वैल्यूज मुझे कहीं भी कभी कोई सीख में कभी कमी नजर आती, तो मैं एक ही तरफ देखकर मैं खुश हो जाता कि अच्छा ये इस तरह से कर लेंगे तो शायद मेरे पिताजी भी मुझे यही बता। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैंने इतना सीखा जितनी
बार भी किया मैंने, कभी मुझे काम करने का डायरेक्टली ऐसे मौका नहीं मिला, लेकिन टाटा ग्रुप के साथ में मैं बहुत सालों से जुड़ा रहा और अभी भी जुड़ा हुआ हूं, और शायद इसी वजह से कभी इस पे मैं आपसे, हाँ जी, इस पे मैं आपसे आगे भी सवाल पूछूंगा कि टाटा ग्रुप के साथ जो आप जुड़े हुए हैं उस रिश्ते के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। एक मेहमान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हमारे शो में जुड़े हुए हैं खम्बाटा साहब। खम्बाटा साहब, रतन टाटा एक उद्योगपति ही नहीं थे, एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले शख्सियत ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी थे। चूँकि आप भी उन्हीं समाज से आते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? पहली बात, जो उनका एक प्रिंसिपल था कि रिलीजन एक जगह है, कंट्री एक जगह है, और चैरिटी भी रिलीजन के लिए चैरिटी नहीं होती है, तो चैरिटी सबके लिए होनी चाहिए, कंट्री रिलीजन से बड़ा है। और जो भी इंटरेक्शन मेरा पप्पा के वो खास दोस्त थे, मिलते थे, मेरे को ये बिल्कुल ध्यान में आया कि हम जब कम्युनिटी काम करते हैं तब पहले कम्युनिटी नहीं, पहले कंट्री है। और ये जो एक सिद्धांत जो मेरे को छोटे में उम्र में दिखाया, वो आई थिंक आज भी मैं उसको ध्यान में लेता हूँ। आज हम भी चैरिटेबल काम बहुत करते हैं, पर मैं भी ट्राई करता हूँ कि खाली पारसी कम्युनिटी की तरफ नहीं ले जाऊँ उसको, वो सबके लिए होना चाहिए, सब बराबर है। एंड सेकेंडली, आज जब भी कोई बड़े आदमी की बात करके, इनका बड़ा लॉस है, मेरे को है, हम सबको है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लॉस की बात नहीं करे, हम लोग उनमें से कैसे सीखे। आई डोंट थिंक इनके वी कैन फिल हिज शूज, बट पार्टली जो अच्छा हमने देखा है, अगर हम करके दिखाए तो आई थिंक हम एक पूरे कंट्री का पूरा वो करेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि ऑनेस्टली ही डिजर्व्स अ भारत दो लेट, बिकॉज दैट विल नॉट बिकॉज ऑफ हिम, इससे पूरा ही कैन बिकम अ मॉडल फॉर स्पेशली द यूथ। और मैं जो देखता हूं, जो उनमें जो ये खाली आपने ह्यूमिलिटी बताया, वो बात सही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द ग्रुप एंड ही द फर्स्ट वन टू प्रोपोगेट मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये इनसे आया है। ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, जब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, तब एक रास्ता देखा है इंडियन इंडस्ट्री को। मेरे जैसे यूथ तब थे कि भाई ऐसे ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ऐसे कंपनियां एक्वायर करते हैं, ऐसे फॉरेन कंपनियों में एंट्री लेते हैं। जब स्टार्टअप का चालू हुआ तब इन्होंने देखा है कैसे यूथ को ट्रस्ट करते हैं, यंग लड़कों को कैसे ट्रस्ट करके, और ऐसा नहीं कि खाली जहां पैसे बनते हैं वहां पैसा डालो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट देखे जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मेकिंग एनी मनी, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, जिससे कोई गांव का भला हो, कोई लोगों का भला हो, रूरल का भला हो। तो ये जो पूरा अपने मैनेज बिजनेस डिसीजन में हर आदमी मैं मिलता हूं, वो अपने मुनाफे की बात करता है, मैं फोर्ब्स लिस्ट में कैसे आ जाऊं, मेरा नेटवर्थ कैसे बढ़ जाए, मेरा फैमिली जो यूके में ले रहा है, यूएसए में ले रहा है, उसको कैसे मैं पैसे जल्दी पहुंचा सकूं, कैसे मॉरिशस कंपनी बनाऊं, ये सब मैं देखा है। यहाँ पूरा जो फोकस रहा है वो रहा है कंट्री डेवलपमेंट पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, एंड मेकिंग व्हाट आई कॉल अ बिजनेस लाइक ए ट्रस्टीशिप सवाल मैं लेकर के जाना चाहूंगा हरीश साल्वे साहब के पास। बिल्कुल खम्बाटा साहब, आपके इसी सवाल को लेकर मैं जाना चाहूंगा हरीश साल्वे साहब के पास। साल्वे साहब, आप तो वैसे मुलाकात कई बार किए होंगे रतन टाटा साहब से, लेकिन जब भी आपकी उनकी बातचीत होती थी तो आपको क्या लगता था कि उनके मन में प्रायोरिटी क्या होती थी? प्रायोरिटी कोई केस जीतना होता था, प्रायोरिटी उनका बिजनेस होता था, या फिर प्रायोरिटी देश को आगे बढ़ाना, सोशल वैल्यू को आगे बढ़ाना? क्या प्रायोरिटी क्या होती थी आपके हिसाब से जब भी आपने उनसे मुलाकात की? उनके मन में प्रायोरिटी सबसे पहले तो ये थी कि एक सीमलेसली वो अपना टाटा ग्रुप और भारत देश, उनके लिए उनके जिंदगी का एक ही मकसद था, ग्रोथ विथ वैल्यूज। एक ही मकसद था उनका। खुद तो पर्सनल तो कुछ, उनकी लाइफ अगर आप देखो तो एक बार उन्होंने कोई पर्सनल मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, लंदन में आके रहे हुए थे, यहाँ उनका होटल है टाटा का, वहां गया मैं ऊपर, तो उन्होंने डिनर पे बुलाया था। बड़ा थोड़ा सा खाना खाते थे, खाने वाने का इतना शौक नहीं था, ड्रिंक्स का इतना शौक नहीं था, तो बुलाया, हम बैठे, थोड़ी गपशप मारी और फिर खाना खाया उनके साथ। और मैं देख रहा था उन्होंने क्या पहना था। यहाँ रॉल्फ लॉरेन की शर्ट मिलती है सस्ती, वो चीनोज के ट्राउजर और टाइटन की घड़ी, इस किस्म का आदमी। तो ये उनका पर्सनल था, और उनका बस ध्यान एक ही चीज पे था कि कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, किसी को मदद कर सकें तो मदद करनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशंस को कैसे बढ़ाया जाए, और ये जो कल्चर है इंडिया के इंडस्ट्रियल कल्चर, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए। बिल्कुल यही सवाल मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकर के कि इंडिया के इंडस्ट्रियल कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग आमतौर पर एक उद्योगपति के तौर पर जानते हैं, लेकिन साथ में एक ऊंची सोच वाले इंसान के तौर पर भी उनको जाना जाता है। तो देश के बारे में कभी आपसे चर्चा हुई क्या कि देश को कैसे देखना चाहते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश को किस स्वरूप में उनके ले जाने के सपने हैं, संजो रखे हैं उन्होंने? तो देखिए, आज अपने देश में एक बड़े, ये गौरव की बात है, बहुत अपने देश में कई बड़े उद्योगपति हैं और वो बहुत फिलैंथ्रोपी भी करते हैं। पर एक चीज जो आपने देखी होगी, टाटास की जो फिलैंथ्रोपी है, आधे से ज्यादा किसी को पता भी नहीं कि टाटास का पीछे से क्या हाथ है। टाटा ट्रस्ट्स कहां कहां पैसे डालती है उनका नाम नहीं होता। 26/11 के बाद जो टाटा ग्रुप ने किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है। और किस तरीके से, और उनका सबसे बड़ा ये था कि ये पूरा अनोनिमस होना चाहिए, कि ये नहीं कि ढोल पीटा उसका कि ये देखो जी हम क्या कर रहे हैं और एम्प्लॉइज की जिंदगी में हम क्या लेके आ रहे हैं। कभी आप पता करो कि क्या क्या उन्होंने जो स्कीम्स बनाई, जिन लोगों की जिंदगी चली गई। तो ये एक नेशन बिल्डिंग होता है, इसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं। और वो हमेशा उनका एक ही था कि भाई मेरा वो इतने प्राइवेट पर्सन थे कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, देश का नाम आए, ग्रुप का नाम आए। और इसलिए आज ये सब मेरे जान पहचान के हैं, क्लाइंट्स के हैं। तो टाटा एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ। बिल्कुल, ये इंसान के तौर पे देश के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा जाना जाते हैं। और हमारे पैनल में जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने इसको अनुभव भी किया है, चाहे अमिताभ कांत हो, चाहे संजीव कपूर हो, निरंजन हीरानंदानी साहब हो। सबसे इस पर मैं सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं अमिताभ कांत साहब के पास जाऊँगा। कांत साहब, आप DPIT सेक्रेटरी थे, नीति आयोग के CEO थे। उस दौरान आपने स्टार्टअप इंडिया की खास मुहिम लाई, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए आपने कोशिश की। तो इस दौरान रतन टाटा से कभी आपके संपर्क हुए क्या? उनको मुझे लगता है कि वो शायद एंटरप्रेन्योरशिप को समय से